सुबह के 8 बज रहे थे। जब मैं सोकर उठी तो मेरे घर में हर तरफ चहल पहल मची हुई थी। मेरी माँ मेरे छोटे भाई से कह रही थी कि मार्केट जाकर अच्छा सा नाश्ता लेकर आना और देखना कोई चीज़ छूट ना जाए। जब मैं अपनी माँ से पूछा तो मुझे पता चला कि हमारे घर मेहमान आ रहे हैं मेरे रिश्ते के लिए। फिर माँ ने मुझसे कहा कि एक अच्छा सा सूट पहनकर तैयार हो जाओ। मैं अपनी माँ को देखने लगी, लेकिन मैंने उनसे कुछ ना कहा और मैं एक नया जोड़ा सूट निकाल कर पहन ली और हल्का फुल्का सा मेकअप कर लिया। थोड़ी देर बाद वह रिश्ते वाले मेहमान घर पर आ चुके थे। मैंने उनको ड्राइंग रूम में बैठाया और खुद भी उन्हीं के साथ बैठ गई। मुझे मेरी माँ ने कहा कि मैं चाय बना लूँ। घबराहट की वजह से मेरे तो हाथ पैर फूल रहे थे, पर मैंने चाय बनाई और जब मेरी माँ ने इशारा किया तो मैं चाय की ट्रे लेकर मेहमान के सामने आकर बैठ गई। उनमें से एक औरत मुझे बहुत गौर से देख रही थी। मैं इस समय समझ गई थी कि इन्हें मैं पसंद आ चुकी हूँ। उसके देखने का तरीका बता रहा था और बाकी लोगों को भी मैं और मेरे परिवार वाले पसंद आ गए। अगले दिन उन्होंने हमारे घर पर फ़ोन करके बता दिया कि हमारी तरफ से हाँ है। माँ ने भगवान को शुक्रिया किया और भगवान का नाम लेकर मेरी मंगनी नितिन से कर दी और 2 महीने बाद की शादी की तारीख तय हो गई थी। इन 2 महीनों में मैं नितिन से थोड़ी बहुत फ़ोन पर बातें करती थी। वह मुझसे मेरी फ़ोटो मांगता था पर मैंने उन्हें मना कर दिया। खैर, हमारे इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई और हमारी शादी हो गई। जो सपने मैंने देखे थे वह सभी सच हो गए थे। मेरा घूंघट उठाते ही नितिन ने बहुत ज़्यादा मेरी तारीफ़ की थी और मेरा हाथ पकड़कर मुझसे कहने लगे कि तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। जब मैं पहली बार तुमको देखा था उसी समय मैं सोच लिया था कि मेरी दुल्हन बनने के लायक सिर्फ तुम ही हो। तुम मुझे सारी लड़कियों से अलग लगी थी। मैं तुम्हारा ज़िंदगी भर बहुत ख्याल रखूँगा। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा इतनी ही खूबसूरत दिखो। घर के कामों के लिए यहाँ बहुत सारे नौकर हैं। तुम्हें यहाँ पर कोई काम नहीं करना है। बस तुम मुझे खुश रखना और मेरे लिए हमेशा सच संवर कर रहना। मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है। उनकी यह बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा था। अब तो मैं भी उनकी दीवानी हो गई थी। उन्होंने अपने सारे वादे पूरे किए जो उन्होंने शादी की रात मुझे किए थे। वह रोज़ ऑफिस से घर आते तो मेरे लिए गिफ्ट ज़रूर लेकर आते थे। नितिन के प्यार ने मुझे सब कुछ भुला दिया था। अब मैं पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी। नितिन के प्यार से मेरा रूप दिन ब दिन निखरने लगा था। जब मैं अपने मायके जाती तो मेरी दोस्त और मेरी पड़ोसन मुझे खूब गौर से देखती और मुझसे कहती कि तुम्हारी तो लॉटरी निकल गई है। तुम्हें इतना प्यार करने वाला पति जो मिल गया है। प्यार में डूबे दिन रात ऐसे ही गुजरने लगे, यहाँ तक कि मेरी शादी को 7 महीने हो गए थे। एक दिन नितिन ने मुझसे कहा कि उन्हें किसी काम से दूसरे शहर जाना है और मुझे सुबह मायके छोड़कर चले जाएंगे। 10 दिन के बाद वे वापस आकर मुझे लेने आ जाएंगे। उनके ऑफिस की कोई मीटिंग थी, इसलिए उनका जाना बहुत जरूरी था। मैंने भी कहा ठीक है। नितिन ने मुझे सुबह के समय मेरे घर छोड़ दिया और खुद मीटिंग के लिए निकल गए। इसके बाद तो मेरी ज़िंदगी में जैसे तूफान सा आ गया। 10 दिन के बाद नितिन मुझे मायके से घर तो ले गए, लेकिन वह मुझसे बहुत बदले बदले लग रहे थे। अब वह मुझसे बात भी बहुत कम करने लगे थे। उनकी आंखों में मुझे पहले वाला प्यार नहीं दिखाई देता था। अब मुझे उनके साथ अजनबी सा फील होने लगा था। अब उनका ज़्यादा समय ऑफिस में ही गुजरता। जब मैं उनसे इस बात की शिकायत करती तो वह मुझसे अपनी बिजनेस का बहाना कर देते थे। कहने लगते कि मुझे ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम होता है। कभी कहते हैं कि घर में हर ज़रूरत की चीज़ है, फिर तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। मैं अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, तुम्हें थोड़ा तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। मैं उनसे कहती कि मुझे चीज़ों की नहीं आपकी ज़रूरत है, मगर शायद अब नितिन के पास मेरे लिए वक्त ही नहीं था। मैं घर पर सारा दिन अकेली बोर होती रहती थी, इसलिए मैंने खाना पकाने वाले और साफ़ सफाई करने वाली नौकरानी को छुट्टी दे दी कि घर का सारा काम अब मैं खुद ही करूँगी। हो सकता है इससे मेरा समय गुजर जाए और मुझे नितिन के इंतज़ार की तकलीफ भी नहीं सहनी पड़ेगी। लेकिन यह सिर्फ मेरा ख्याल ही था, क्योंकि मुझे घर का काम छोड़े हुए बहुत टाइम हो गया था। अब जब मैंने घर का काम करना शुरू किया तो मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी। मुझसे यह काम हुआ ही नहीं। मैं परेशान होकर नितिन से कहने लगी कि आप घर के कामकाज के लिए दोबारा कोई नौकरानी रख लीजिए, क्योंकि मुझसे सारा काम नहीं होता। लेकिन नितिन ने कहा कि हमें नौकर की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी घर में होता ही कौन है, एक मैं हूँ और एक तुम, और 2 लोगों का खाना बनाना कोई बड़ी बात नहीं है।
नितिन का यह जवाब सुनकर मैं तो हैरान रह गई, क्योंकि वह तो मुझे हमेशा सजने संवरने की बात करते थे और मुझसे कहते थे कि तुम्हें किसी भी काम को हाथ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आज यह सब सुनकर मेरा तो दिल टूट गया था, लेकिन मैंने उनसे कोई शिकायत नहीं की। अगले दिन नितिन ऑफिस से घर वापस आए तो वह मुझे बहुत खुश लग रहे थे। अब जब मैं उनसे वजह पूछने लगी तो कहने लगे कि मेरे पास एक गुड न्यूज़ है, लेकिन वह मैं तुम्हें कल बताऊंगा। फिलहाल तुम मेरे लिए खाना लगा दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं सोचने लगी कि आखिर ऐसी क्या बात है जो यह आज इतना खुश है, लेकिन मैं उनकी आदत को अच्छे से जानती थी। जब वह कोई बात बताने से मना कर दिया करता तो फिर उसे नहीं बताता था। मैं भी खामोशी से कल का इंतजार करने लगी। अगले दिन शाम को मैं उनका इंतजार कर रही थी कि दरवाजे पर किसी ने बेल बजाई। मैंने जाकर देखा तो सामने गाड़ी खड़ी थी। पहले तो मैं पहचान नहीं पाई, क्योंकि नितिन अपनी गाड़ी घर के अंदर खड़ी करते थे, लेकिन आज वह अपनी गाड़ी में ही बैठे हुए थे। उनके हाथ में बहुत सारे शॉपिंग बैग थे। जब मैं दरवाज़ा खोला तो अंदर आने के बजाय वह शॉपिंग बैग मुझे देकर बोले कि तुम जल्दी से नए कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ, और इसके साथ की जो मैचिंग ज्वेलरी है वह पहनना मत भूलना। मैं तुम्हें पार्टी में लेकर जा रहा हूँ। जब तुम तैयार हो जाओ तो मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा। मैंने उनसे वह शॉपिंग बैग्स लिए और अपने कमरे में आकर तैयार होने लगी। खुशी खुशी नितिन के साथ जाने के लिए तैयार हो रही थी। बहुत मेहनत और लगन से तैयार हो रही थी। हरे रंग की ड्रेस और गोल्डन ज्वेलरी में इतनी खूबसूरत लग रही थी कि अपने आप को देखकर मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं ही हूँ। बार बार मैं अपने आप को आईने में देख रही थी। फिर दरवाजे की बेल बजी और मैं समझ गई थी कि दरवाजे पर नितिन ही होंगे। मैं जल्दी से घर को लॉक किया और जाकर गाड़ी में बैठ गई। आज नितिन भी बहुत अच्छे से तैयार हुए थे। उन्होंने गाड़ी में म्यूजिक लगा दिया था। नितिन बहुत अच्छे मूड में थे और मुझसे काफ़ी हंसी मजाक भी कर रहे थे। वह मुझे समझाने लगे कि जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग होंगे और मुझे वहाँ पर सब लोगों से हंसी खुशी मिलना है। और फिर वह कहने लगे, काफ़ी हंसी मजाक भी कर रहे थे। अपनी बातों से मुझे समझने लगे इम्प्रेस करने में कामयाब जा रहा है तो वह बहुत सारे फायदे उठा सकता है। उनकी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद हमारी गाड़ी एक बड़े से होटल के सामने रुकी। हमारी गाड़ी का दरवाजा ऐसे खोला जैसे मैं कोई राजकुमारी हूँ। मेरा हाथ पकड़कर वह होटल के अंदर चले गए। उनका अंदाज आज मुझे बहुत बदला बदला लग रहा था, क्योंकि मैंने उन्हें ऐसे शादी के बाद पहली बार ही देखा था जो आज वह सारी दुनिया के सामने दिख रहे थे। खैर, जब हम उस होटल के अंदर गए तो एक बहुत बड़े हॉल को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। हर तरफ लाइट जल रही थी। होटल में बहुत सारे ऑफिसर और उनकी पत्नियां इनवाइट थी। यह एक बहुत बड़ी पार्टी थी। यहाँ आकर मुझे थोड़ा नर्वस फील हो रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर में मुझे पता चल गया था कि मेरी खूबसूरती ने सबको अपनी तरफ खींच लिया है। वैसे तो मैं पहले भी बहुत खूबसूरत थी और आज मैं ऐसे तैयार होके आई थी जैसे किसी नई नवेली दुल्हन को तैयार किया जाता है। नितिन ने भी बहुत ज़्यादा प्राउड से मुझे अपने दोस्तों से मिलवाया। उसके बाद हम सब लोगों ने खाना खाया और वह हल्का हल्का म्यूजिक भी बज रहा था। यह माहौल मेरे लिए बहुत ही अजनबी सा था। जिंदगी में पहली बार मैं इतने सारे लोगों के सामने बैठकर खाना खा रही थी, जिससे मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। लेकिन मैं नितिन का साथ दे रही थी क्योंकि आज वह बहुत ज़्यादा खुश थे। मुझे कुछ देर से ऐसा लग रहा था कि हमारे पास वाली टेबल पर जो आदमी बैठा है वह बार बार मुझे देख रहा था। उसका देखना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था और मुझे उसके देखने से उलझन हो रही थी। थोड़ी देर के बाद वह अपने टेबल से उठकर हमारे साथ ही हमारी टेबल पर आकर बैठ गया। बात करते करते पता चला कि वह मेरे पिता नितिन का सीनियर ऑफिसर था, लेकिन उसे देखने से कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वह सीनियर है। नितिन ने मुझे उससे मिलवाया। उसने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे किया। ना चाहते हुए भी मुझे उससे हाथ मिलाना पड़ा। उसने हाथ मिलाते हुए मेरा हाथ अपने हाथ से हल्के से दबा दिया था। उसकी हरकत मुझे बहुत बुरी लगी थी। नितिन ने भी बात नोटिस की थी, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। वह चुप रहे। मुझे अपने पति की इस हरकत पर बहुत हैरत हो रही थी कि वह यह सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। नितिन ने मुझे बताया कि यहाँ मिस्टर खन्ना है, अगर यहाँ चाहे तो मुझे बहुत जल्दी प्रमोशन मिल सकता है। मिस्टर खन्ना की बातचीत जारी रही। वह बहुत ज़्यादा दिलचस्प बातें कर रहे थे, लेकिन वह बार बार ही मुझे देखे जा रहे थे। जब पार्टी खत्म हुई
तो मिस्टर खन्ना मेरे पति से हंस हंस कर बातें करने लगे। वह उनके साथ साथ चलते हुए होटल से बाहर आ गए। मुझे उनका हमारे साथ में चलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। खैर, अब हम पार्टी से घर अपने वापस आ गए थे। नितिन ने घर आकर मुझे शुक्रिया अदा किया क्योंकि पार्टी में मैं उनका पूरा साथ दी थी। ऐसी खुशी में नितिन ने मुझसे वादा किया कि वह जल्दी घर में किसी नौकरानी का इंतजाम कर देंगे। बस अब मुझे उनके साथ ऐसी ही पार्टियों में जाना होगा और उनके बड़े बड़े ऑफिसर से मेल जोल बढ़ाना होगा। अगले दिन जब मैं सोकर उठी तो 11 बज रहे थे। नितिन खुद ही नाश्ता करके घर से ऑफिस के लिए निकल गए थे। 1 घंटे बाद मैं फ्रेश होकर बैठी तो दरवाजे पे किसी ने बेल बजाई। उस समय मेरे पति घर पर नहीं होते थे और उस समय कभी घर पर आते भी नहीं थे। मैं सोच रही थी पता नहीं कौन है। मैंने दरवाजा खोला तो नितिन ही थे। उनके उस समय घर आने पर मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई, लेकिन उनके बराबर में मैंने एक लड़के को खड़ा हुआ देखा तो मैं समझ गई थी। लड़के की उम्र 16-17 साल की थी। उसका रंग सफ़ेद और सुर्ख था। नितिन ने मुझे उस लड़के से मिलवाया। मुझसे कहने लगे कि यह रामू है, बहुत ही जिम्मेदार और शरीफ बच्चा है, हर काम करना जानता है। इसने कुछ समय पहले होटल में भी काम किया है। यह घर के सारे कामों से लेकर गाड़ी चलाना भी जानता है। नितिन ने उसकी तरफ इशारा करते हुए उसका कंधा थपथपाया था तो उसने अपनी नजरें नीचे कर ली। मुझे उसका यह अंदाज बहुत अच्छा लगा। नितिन ने मुझे बताया कि यह बहुत ही गरीब घर से है। आज सुबह तुम सो रही थी तो मैं घर से नाश्ता किए बगैर ही चला गया था। मैंने सोचा कि मैं किसी ढाबे पर नाश्ता कर लूँगा। वही मेरी मुलाकात रामू से हुई। यह मुझे बहुत खुश दिल से मिला और उसने मुझे बहुत अच्छा नाश्ता बनाकर खिलाया। इससे ज़्यादा तनख्वाह देने की बात करके अपने साथ लेकर आ गया। यह तुम्हारे हर काम में मदद करेगा और तुम्हारे छोटे भाई की तरह ख्याल रखेगा, है ना रामू? उन्होंने रामू की तरफ देखा तो उसने भी हाँ में सिर हिला दिया। मैं भी सुकून से सो गई थी कि नौकरों की फौज से छुट्टी मिली। अच्छा है, एक ही नौकर घर के सारे काम कर लेगा और ज़्यादा सर भी नहीं खाना पड़ेगा। रामू ने सच में बहुत आराम पहुंचाया। वह सारे काम औरतों से भी ज़्यादा अच्छी तरीके से कर लेता था और फालतू बात भी नहीं करता था। अब मैं बहुत ज़्यादा बेफिक्र हो गई थी। रामू से मुझे हमदर्दी सी हो गई थी। अब वह मुझे मेरे छोटे भाई की तरह लगने लगा था। वह मुझे दीदी कहता था तो मुझे एहसास होता था कि इसके दिल में मेरे लिए कितनी इज्जत है। एक दिन जब मैं सुबह उठी तो रामू को अपने कमरे में नहीं देखा तो मुझे फिक्र होने लगी कि पता नहीं वह कहाँ चला गया है। बाहर जाकर देखा तो वह बाहर बैठा हुआ रो रहा था। मैं उसके आंसू देखकर समझ गई कि जरूर उसकी कोई ना कोई मजबूरी होगी या उसके घर में कोई परेशानी होगी, वरना वह इस तरीके से नहीं रोता क्योंकि वह हमेशा हंसी खुशी रहने वाला लड़का था। जब मैं उसके पास गई तो मुझे देखकर वह अपने आंसू छिपाने लगा। शायद वह मुझे अपनी परेशानी बताना नहीं चाहता था। मैंने उससे काफ़ी पूछने की कोशिश की लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। मैंने सोचा कि शायद इसके घर में पैसों की दिक्कत होगी, इसलिए मैंने उसे कुछ पैसे दिए, लेकिन उसने वह पैसे लेने से मना कर दिया। इतने में नितिन का फ़ोन आ गया। वह कह रहे थे कि आज हमारे घर कुछ मेहमान आ रहे हैं, तुम रामू से कहकर खाना बनवा लेना और खुद वही ग्रीन ड्रेस पहन लेना। तुम अगर मेरे मेहमानों से बातचीत करती रहोगी तो उनका दिल लगा रहेगा। उनके दोस्तों के बारे में सुनकर तो मुझे घबराहट होने लगी। मिस्टर खन्ना को बर्दाश्त करना तो मेरे बस के बाहर की बात थी। उनकी गंदी नज़र उसी दिन मेरे ऊपर ही टिकी हुई थी, जिसे मैंने खूब ध्यान से देखा था। मेरी मजबूरी और नितिन के कहने से तैयार हो गई। तकरीबन शाम के 8 बजे नितिन अपने मेहमानों के साथ घर पहुंचे। फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। नितिन के साथ आने वाले मेहमान और कोई नहीं बल्कि मिस्टर खन्ना ही थे, जिनको देखकर ही मेरा मूड ऑफ हो गया था। मेरा दिल तो नहीं जानता था कि मैं उनसे बातचीत करूं, मगर मजबूरन मुझे उनसे बातें करनी पड़ी। मैं और नितिन मिस्टर खन्ना के साथ ड्राइंग रूम में बैठे थे। मिस्टर खन्ना बहुत ही अजीब तरीके से मेरे सामने बैठे थे, मगर उन्हें कोई खबर नहीं थी। थोड़ी देर बाद नितिन के मोबाइल पर किसी का फ़ोन आया। वह फ़ोन पर बात करते हुए ड्राइंग रूम से बाहर चले गए। अब कमरे में मैं और मिस्टर खन्ना अकेले रह गए थे। मिस्टर खन्ना मुझसे बातें करने लगे। उनका यह अंदाज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। वह इतनी अजीब अजीब बातें कर रहे थे कि मेरा जवाब देने का दिल नहीं कर रहा था। 10 मिनट हो गए। जब नितिन कमरे में वापस नहीं आए तो मैं उठकर कमरे से बाहर जाने लगी। मुझे मिस्टर खन्ना के साथ बैठना बहुत ही अजीब लग रहा था। इससे पहले मैं उठकर खड़ी होती तो मिस्टर खन्ना ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उनकी इस हरकत पर मुझे बहुत गुस्सा आया। मेरा दिल तो कर रहा था कि मैं उन्हें एक थप्पड़ लगाऊं,
लेकिन मैंने अपने गुस्से को ठंडा किया और आराम से उनसे कहने लगी कि मिस्टर खन्ना, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप मेरे पति की दोस्त हैं और उनके सीनियर ऑफिसर हैं, इसलिए मैं आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत करती हूँ। अगर आपने बदतमीजी बंद नहीं की तो मैं भी बदतमीजी पर उतर आऊँगी। उन्हें मेरी इस बात से जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। बस सुकून से खड़े होकर मुझे घूर रहे थे। जब मैंने उनसे अपना हाथ छुड़ाना चाहा तो वह और मेरे करीब आने लगे। मेरा चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। मैंने टेबल से फ्लावर पॉट उठाया और उनके सर पर मार दिया। उनके सर से थोड़ा खून बहने लगा तो वह चिल्ला उठा। उनकी चीख सुनकर मेरे पति कमरे में आ गए। मिस्टर खन्ना दर्द से चीख रहे थे और मेरे पति को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। बजाय इसके कि वह अपने दोस्त मिस्टर खन्ना को कुछ कहते, उन्होंने उल्टा मुझे डांटना शुरू कर दिया। कहने लगे कि तुम पागल तो नहीं हो गई हो? यह तुमने क्या कर दिया? अभी और इसी समय उनसे माफ़ी मांगो। मैंने उनसे माफ़ी नहीं मांगी और उनकी तरफ देखते हुए ज़मीन पर थूक दिया और कहने लगी कि मिस्टर खन्ना, अगर इस पूरे देश के प्राइम मिनिस्टर भी होते तो भी मैं उनसे माफ़ी नहीं मांगती। उल्टा इन्हें मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए, जो गंदी हरकत इन्होंने मेरे साथ की है। मेरी बात सुनकर नितिन ने मुझे बहुत ज़्यादा गुस्से में देखा और मुझसे कहने लगे, अगर तुमने मिस्टर खन्ना से माफ़ी नहीं मांगी तो मैं तुम्हें यही खड़े खड़े डिवोर्स दे दूंगा। अपने पति की यह बातें सुनकर मैं तो हैरान रह गई थी। कोई भी शरीफ इंसान अपने दोस्त की खातिर अपनी पत्नी को तलाक कैसे दे सकता है? मैं भी जिद पर अड़ गई, क्योंकि मिस्टर खन्ना की हरकत ही ऐसी थी कि उनसे माफ़ी मांगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। मुझे यूं खामोश खड़ा देखकर नितिन उल्टी गिनती गिनने लगे और सोच रहे थे कि अगर वह मुझे छोड़ने की धमकी देंगे तो मैं मिस्टर खन्ना से प्यार करने लगूं और उनसे माफ़ी मांग लूँगी। लेकिन मैं भी अपनी बात से नहीं हटी और मैंने उनसे माफ़ी नहीं मांगी। उसके बाद नितिन ने मुझसे कहा कि तुम डिवोर्स पेपर का इंतजार करना, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। मैं हैरत की नज़रों से उन्हें देखने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि नितिन तो मुझसे इतना प्यार करते थे, फिर वह मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे थे, वह भी अपनी इस घटिया दोस्त की खातिर। यह सब देखकर मुस्कुरा रहे थे और फिर वह हमारे घर से चले गए। मेरे पति भी उनके पीछे पीछे गए और मेरी इस बर्ताव का उनसे माफ़ी मांगने लगे। थोड़ी देर बाद जब नितिन घर के अंदर वापस आए तो उनका मूड ऐसा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन मेरी तो दुनिया ही उजड़ चुकी थी। मैंने अपने कमरे में जाकर अपना बैग पैक करना शुरू कर दिया और इस समय घर से निकलने लगी तो नितिन ने मुझे कमरे में बंद कर दिया। मैंने दरवाज़ा खटखटाया मगर उन्होंने नहीं खोला। थोड़ी देर बाद अंदर आए और मुझसे कहने लगी कि क्या हुआ। मैंने जो कुछ भी तुमसे कहा वह गुस्से में कह दिया कि हमारे बरसों की मोहब्बत मेरी छोटी सी बात पर खत्म हो जाएगी। लड़कियों की तरह हंगामा मत करो, जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाओ और खबरदार, जो तुमने घर से निकलने की कोशिश की मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। वैसे भी दरवाजे पर लॉक लगा हुआ है, तुम्हें बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं है और इजाज़त भी नहीं। जब तक मैं ना कहूँ तुम घर से बाहर नहीं निकल सकती। तुम्हें हर सूरत में मेरे ऑफिसर को खुश करना होगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपने पति का ऐसा रूप देखकर तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। नितिन इस हद तक गिर सकते थे, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इस सारे हंगामे की खबर रामू को भी हो चुकी थी, क्योंकि कमरे में पड़े फ्लावर पॉट के टुकड़े समेटने के लिए मैंने उसे ही कहा था। अब जब नितिन ने मुझे यहाँ कमरे में बंद कर दिया था और रामू के रहमो करम पर आ गई थी, मेरे पति ने उसे सख्ती से समझाया था मुझसे कोई बात न करे। अगले दिन नितिन घर से ऑफिस के लिए चले गए। उनके कहने के अनुसार रामू ने मुझे खाना दिया। मैं अपने ही घर में कैद होकर रह गई थी और अपने नौकर की मोहताज हो गई थी। मैंने रामू को उसकी माँ का बहन का वास्ता दिया और उसके आगे हाथ जोड़कर मदद मांगी तो उसका दिल भी मेरे लिए पिघल गया और कहने लगा कि दीदी, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी इज्जत की जिम्मेदारी अब मेरी है। अब कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। तुम्हारा पति एक घटिया और गिरा हुआ आदमी है। हमारे यहाँ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, और अगर कोई अपनी पत्नी के साथ ऐसी घटिया हरकत करने की सोच भी ले तो उसकी नस्ल खत्म कर दी जाती है। फिर रामू की बातें सुनकर मुझे भरोसा हो गया था कि वह जरूर मेरी मदद करेगा और मुझे यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाएगा। थोड़ी देर के बाद रामू मेरे कमरे में वापस आया और मुझसे बोला कि दीदी, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। मैं सुबह बताना चाहता था मगर मुझे याद ही नहीं रही। वह घटिया इंसान जो मेरा मालिक है और तुम्हारा पति है, किसी से फ़ोन पर बातें करके कह रहा था कि कल हमारे घर पर वही साहब आएंगे और आप हर सूरत में उनसे मिलेंगे। जब मुझे यह बात बताई तो मैं समझ गई थी कि मैं मिस्टर खन्ना की बन चुकी हूँ। इसी सोच और हाल में मेरी सारी रात गुजर गई। पूरी रात मेरी रोते रोते गुजरी
मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि वह मेरी इज्जत की हिफाजत करे। अगले दिन रामू मेरे पास आया। उसकी सांसें फूली हुई थी। वह काफ़ी जल्दी में लग रहा था। दरवाज़ा खोलकर वह मेरे कमरे में आया और बोला, दीदी तुम अपनी खूबसूरत सा जोड़ा मुझे दे दो। मैं उसका चेहरा देखते हुए बोली, तुम्हें मेरे कपड़ों की क्या ज़रूरत है? तो वह कहने लगा कि यह समय ज़्यादा बातें करने का नहीं है, बस आप मुझे एक अपना अच्छा सा ड्रेस दे दो। मैं उसे अपनी एक ड्रेस निकाल कर दे दी। वह मेरे हाथ से ड्रेस लेकर कमरे में चला गया। फिर थोड़ी देर बाद ड्रेस पहनकर मेरे कमरे में दोबारा आया तो उसे देखकर मेरी हंसी निकल गई, क्योंकि उसने बहुत ही अजीब तरीके से मेरी साड़ी बांध रखी थी। उसकी जिद करने पर मैंने उसकी साड़ी ठीक की। अब वह पूरी तरीके से एक औरत लग रहा था। उसने अपने सर पर मेरी ही तरह लंबे बालों की विग लगा रखी थी। मैंने उससे कहा कि रामू, यह तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारा औरत बनने का इरादा है? मैं उस समय अपने सारे दुख भूल गई थी और हंसी मजाक करने लगी। उसने मुझसे कहा कि दीदी आप यहाँ से जाइए और मेरे कमरे में जाकर बैठ जाना। हमारे घर में आज उसके साथ एक और लड़का आया था जो रामू का दोस्त था। थोड़ी देर बाद मुझे अपने घर में किसी के आने की आवाज़ आई, जो कि आवाज़ मेरे कमरे की तरफ से आ रही थी। मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा था और फिर मेरे कमरे का दरवाज़ा बाहर से लॉक होने की आवाज़ आई। कुछ देर बाद ही मुझे बाहर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। घर में शोर मच गया। मैं कमरे से बाहर निकली। जब मैं अपने कमरे के पास पहुंची और मैंने दरवाज़ा खोलकर देखा तो वहाँ का मंजर ही कुछ अलग था। मिस्टर खन्ना के कपड़े फटे हुए थे। रामू और उसके दोस्त मिस्टर खन्ना को मार रहे थे। मिस्टर खन्ना की तो हालत खराब हो चुकी थी। मैंने रामू से मना किया, लेकिन उसके सर पर तो भूत सवार था। मिस्टर खन्ना की जब हालत बहुत खराब हो गई तो रामू ने उन्हें छोड़ दिया और एक तरफ बैठ गया। मैं उसका मुंह देखने लगी और दिल ही दिल मैं हैरान भी हो रही थी। मेरा यहाँ रुकना अब खतरे से खाली नहीं था, इसलिए मिस्टर खन्ना को कमरे में बंद करके और उनके मुंह में कपड़ा ठूस दिया। रामू मुझे गाड़ी में बैठाकर मेरे घर ड्रॉप करके खुद न जाने कहाँ चला गया। मैंने अपने माता पिता को सारी बात बताई तो वह उसी समय मुझे शहर से लेकर दूसरे शहर चले गए। नितिन की जान पहचान बहुत दूर तक थी। उसने मुझे डिवोर्स दे दिया, मगर वह अपना बदला लेना नहीं भूला था, क्योंकि वह मेरे जरिए अपने बॉस को खुश करके प्रमोशन ले लेना चाहता था। वह कभी भी मुझसे अपना बदला ले सकता था। कुछ दिनों बाद ही मेरी शादी मेरी माँ के दोस्त के बेटे से हो गई। अब मैं अपने घर में अपने पति के साथ बहुत खुश थी। मेरा घर छोटा सा था और मेरे पति एक छोटी सी नौकरी करते थे, लेकिन वह मेरी बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे और मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मेरे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। भगवान ने मुझे बच्चे की खुशी भी दे दी। यह सब होने के बाद नितिन के बॉस ने उसके ऊपर फ्रॉड का केस करके उसकी सारी जायदाद हड़प ली थी और उसे जेल भिजवा दिया था। आगे मैं बस इतना ही कहूँगी कि भगवान दुश्मन को भी ऐसा पति ना दे जो अपनी पत्नी की इज्जत नीलाम करना चाहता हो, अपनी पत्नी को सीढ़ी बनाकर आसमान की ऊंचाई को छूना चाहता हो। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।